ही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी आप खबरें आपको बताने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए। हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं उससे पहले आपको जरा फटाफट ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम किन खबरों पर खासतौर से बातचीत करने वाले हैं, ऑन द शो पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले प्याज को लेकर के जिस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अब वहाँ पर किस तरीके का बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है, प्याज पर टैक्स से क्यों बढ़ा है बवाल, डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टरों की नाराजगी से आखिर में सहमी क्यों है सरकार, और क्या है पूरी खबर जेनेरिक दवाओं को लेकर के, आज डिटेल में इस पर चर्चा होगी। किसानों के खाते में आएंगे क्या और पैसे, इस पर भी होगी बातचीत। और उड़ान की असफलता से सरकार हैरान है, आखिर में उड़ान को लेकर के इस तरह की नाकामी क्यों हासिल हो रही है, डिटेल में होगी चर्चा। अनबिके मकानों में डूबेगा किसका पैसा, और साथ ही साथ पिछले दरवाजे से विदेश गई है पूंजी, क्या है पूरी खबर, डिटेल में करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करेंगे प्याज से जुड़ी खबर के साथ। प्याज एक्सपोर्ट पर 40% शुल्क लगाने का विरोध अब शुरू हो गया है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। फैसले के विरोध में सोमवार को किसानों ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर सड़क जाम भी किया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से मंडियों में प्याज की आवक भी प्रभावित हो रही है। 19 अगस्त से 21 अगस्त के दौरान देश भर की मंडियों में 1.23 लाख टन प्याज की आवक हुई है। इससे पहले 16 से 18 अगस्त के दौरान 2.02 लाख टन की आवक हुई थी। इस बीच खबर यह भी है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में प्याज किसानों से 24 रुपये 10 पैसे प्रति किलो के भाव पर 2 लाख टन प्याज की खरीद करेगी। सर, क्या ये जो फैसला लिया गया है इससे आपको लग रहा है प्याज की कीमतें संभल पाएंगी, काबू में आएंगी? प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला थोड़ा उल्टा पड़ गया है और अब ये पूरा मामला उलझ गया है। राजनीतिक रूप से हम इसे बाद में देखें, पहले हम देखें कि डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन इससे कैसे बिगड़ रही है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नासिक में करीब 1500 एपीएमसी मंडियाँ हैं, जिसमें कि लासलगांव की मंडी सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ स्ट्राइक और हड़ताल हो गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नासिक की मंडियों से देश में प्रतिदिन 200-250 से 300 कंटेनर या ट्रक्स निकलते हैं प्याज लेकर, जो आपूर्ति के लिए जाते हैं। लेकिन अब किसानों के आंदोलन के कारण इन मंडियों से आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है। जो सूचनाएं मिल रही हैं मंडियों से, उस हिसाब से वहां जो होलसेल ट्रेडर हैं उन्होंने ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर मंडियों में हड़ताल रही तो ऑक्शन नहीं होगा। यानी जो कोशिश इस बात की गई थी कि प्याज के निर्यात को रोककर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर उसे देश में रोका जाएगा, अभी तात्कालिक तौर पर तो प्याज की कीमतें और ज़्यादा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि मंडियों में जो सप्लाई और डिमांड का नेटवर्क और वहाँ से बाहर देश में आने वाली जो के बाकी हिस्सों में आने वाला प्याज है वो उस पर असर पड़ने वाला है। किसानों का कहना यह है कि सरकार का इस तरीके का फैसला उनके हितों के पक्ष में नहीं, उनके हितों के अगेंस्ट है। यहाँ एक चीज़ और समझने वाली विपुल, जो दिख रहा है लगातार हमें, कृषि को लेकर सरकार आमतौर पर कुछ ऐसे फैसले कर रही है जो तात्कालिक तौर पर नीजर्क रिएक्शन जैसे लगते हैं और उनका असर हमें अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। पर यह प्याज का मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। निर्यात तो रुक गया, लेकिन क्या भारतीय बाजार में के भीतर प्याज की आपूर्ति बनी रह पाएगी इस स्थिति में ये देखना होगा, क्योंकि क्रॉप पर तो असर है ही, फसल पर तो खराब मानसून का और सूखे का असर दिखाई दे रहा है। और मुश्किलें खाली प्याज नहीं बढ़ा रहा है, अरहर और उड़द की कीमतों में आई तेजी का असर अब चने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने का भाव अब बढ़ना शुरू हो गया है। राजस्थान की कोटा मंडी में पिछले महीने भाव 4550 रुपये प्रति क्विंटल के करीब था, जो अब बढ़कर 5000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चने की कीमतों में आई महंगाई की वजह से दालों की महंगाई बढ़ने की अब आशंका है, और इस बीच मसालों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। जीरा और हल्दी पहले से ही महंगे थे, और अब केरल में बरसात की कमी की वजह से इलायची और काली मिर्च का भाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, दाल की महंगाई, चने की महंगाई, इस पर तो हम चर्चा कर रहे थे। मसालों की महंगाई को किस तरीके से देख रहे हैं और ये आगे अभी कितना परेशान करने वाली है? बिल्कुल, केरल में दशकों बाद ऐसी स्थिति जब सूखे के हालात बने हैं, क्योंकि केरल में आमतौर पर सूखे की संभावना नहीं होती और इसीलिए केरल से मसालों की फसल और आपूर्ति में बड़ा बदलाव नहीं होता। मसालों की कीमतें आमतौर पर सामान्य परिस्थिति में बढ़ती हैं, स्थितियाँ उनकी आपूर्ति की स्थिति बेहतर बनी रहती है। पर इस बार मानसून का जैसा स्वभाव रहा, मानसून की देर से शुरुआत हुई, केरल में आधिकारिक रूप से एक बड़े हिस्से में सूखे की संभावना बन चुकी है, और उसकी वजह से पूरे के पूरे स्पाइस बास्केट पर, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है भोजन की प्रक्रिया का, उसकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। और आंकड़ा आप देखिए,
जब पिछले हफ्ते कंज्यूमर इन्फ्लेशन का आंकड़ा या खुदरा महंगाई का आंकड़ा आया था तो उसमें स्पाइसेस की महंगाई करीब 22% थी, 21.63% थी, और ये 2% ज़्यादा थी जून से। जून में भी 19% के आसपास थी। पिछले 6 महीने से लगातार भारत में मसालों की, स्पाइसेस की महंगाई बढ़ी हुई है, और अब चूंकि इन हिस्सों में दोबारा बारिश नहीं होनी है और मसालों की फसल का चक्र निकल चुका है, तो इसलिए इनकी आपूर्ति में, चाहे वो कमिन सीड हो, चाहे टर्मरिक हो, कोरिएंडर हो, कार्डमम हो, इनकी सबकी आपूर्ति में चुनौती रहने की संभावना है। एक और चुनौती महत्वपूर्ण है कि इससे भारत के निर्यात पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत मसालों का, स्पाइसेस का बड़ा निर्यातक भी है। अब यहाँ भी क्या सरकार को बाजार में दखल देना पड़ेगा, क्योंकि निर्यात तो है ही, भारत से निर्यात की मांग भी दिख रही है, पर मसालों की महंगाई पूरे के पूरे फूड बास्केट में सबसे ज़्यादा तप रही है इस समय। 20% से ऊपर की महंगाई में दिख रही है। इधर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने डीटीएच सेवा पर लाइसेंस फीस समाप्त करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बाद डीटीएच पर लाइसेंस फीस पूरी तरह से समाप्त करनी चाहिए। ऐसा हुआ तो ग्राहकों के लिए डीटीएच सेवा सस्ती हो सकती है। सर, डीटीएच पर लाइसेंस फीस समाप्त करने के लिए क्यों सोच रही है सरकार? डीटीएच कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। भारत में डीटीएच का आगाज काफ़ी जोर शोर के साथ हुआ था, घरों पर छतरियां लगी दिखाई देती थी, पर उनके रेवेन्यू मॉडल्स उस तरह से विकसित नहीं हो पाए, रेवेन्यूज़ अच्छे नहीं है। कुछ ही कंपनियां हैं जो थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में मुनाफे में। इस बीच में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई और मोबाइल नेटवर्क से इंटरटेनमेंट का कॉन्टेंट आने लगा, जो मोबाइल से और स्मार्ट टीवी से और टैब्स पर देखा जा रहा है। इसलिए डीटीएच कंपनियों के लिए अब चुनौती बढ़ रही है। टीआरआई अगर ऐसा करती है 2026-27 के आज से, तो डीटीएच कंपनियों को लाइसेंस फीस से मुक्ति मिलेगी। हालांकि जो तैयारी है उस हिसाब से इन कंपनियों को जीरो लाइसेंस फीस की स्थिति में एक बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लगभग 5 करोड़ रुपए की, वो सरकार के पास सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूचना तकनीक क्षेत्र में धीमे धीमे डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही है, यानी बाजार स्थिर हो गया है और अब कंपनियों को इस बात की छूट मिलने की उम्मीद बन रही है, जहां लाइसेंस की जकड़ थोड़ी कम होगी। इस बीच डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की बाध्यता को लेकर सरकार की तरफ से हाल में जारी नियम पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध के बाद सरकार ने इस पर बयान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस नियम को लागू करने का फैसला सभी भागीदारों के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को इस मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दवा कंपनियों के संगठन, मेडिकल कमीशन के चेयरमैन तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की है। सर, सरकार के इधर हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे फैसले रहे कि 2 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे। ये फैसला कितना प्रैक्टिकल था, कितना व्यवहारिक था? ये फैसला सरकार इस फैसले में फंस गई है, और जिस तरीके का विरोध डॉक्टरों की तरफ से दिखाई दिया, ऐसे स्थिति में डॉक्टरों के विरोध को लेकर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ऐसा इस बातचीत से लगा, जो आईएमए के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो संकेत दिए गए। फैसला कितना व्यवहारिक था, ये शायद मंत्रालय को इस बैठक में समझ में आ गया है, क्योंकि मंत्री को और सरकार को ये कहना पड़ा कि वो सभी पक्षों से बातचीत करके इसे लागू करेगी। सरकार ने शर्त रखी थी कि डॉक्टरों को अपने परिचय में जेनरिक दवाएं लिखनी होंगी। डॉक्टरों का कहना यह है, 2 उनके सवाल हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत में जेनेरिक और फार्मुलेशन का कोई फ़र्क ही पता नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कहना पड़ेगा कि वो जेनरिक ड्रग्स की पैकेजिंग अलग बनाए और फार्मुलेशन की पैकेजिंग अलग बनाए। ये कहा जा रहा है कि जेनरिक दवाएं 30 से 80% तक सस्ती हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसमें व्यवहारिक रूप से परिचय में ये डिफरेंस कर पाना, इस प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है कि जेनरिक दवाएं और फार्मुलेशन को कैसे अलग अलग किया जाए। दूसरा, इसमें जो सख्ती का नियम था उस पर डॉक्टर थोड़े नाराज हैं और उनका मानना है कि इसे एक किस्म का इंस्पेक्टर आ जाएगा, और इस परिस्थिति में शायद ये फैसला अब थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में जाएगा। सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है कि डॉक्टरों से और बाकी लोगों से बात की जाए। एक और इसके साथ महत्वपूर्ण मामला मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन का है। सरकार को फार्मास्यूटिकल कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर से भी इस मामले में बात करनी होगी। चलिए, तो फिलहाल ये फैसला अब देखते हैं कितने समय बाद जो है इस पर कोई फैसला हो पाता है। लेकिन इधर विदेशों में शिक्षा और रोजगार के लिए बढ़ती मांग और उसके लिए एजुकेशन के बढ़े चलन की वजह से आशंका जताई जा रही है कि कई छात्र इसकी वजह से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ाई करने और रोजगार के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान भारत से 13 लाख छात्र विदेशों में पढ़ाई के लिए गए थे। अनुमान है कि वर्ष 2023 के दौरान 15 लाख और 2024 के दौरान 18 लाख छात्र विदेशों में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। सर,
अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के एक बड़ा चैलेंज हो सकता है जिस तरीके से लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि संख्या छोटी है, 13 लाख ही लोग हैं केवल, और 13 लाख जो विदेश में पढ़ने वाले लोग हैं उनमें भी सारे लोग लोन पर नहीं गए होंगे। लेकिन भारत में विदेश में शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन का के पोर्टफोलियोज ग्रो कर रहे हैं। सरकार भी एजुकेशन लोन को तरह तरह से बढ़ावा दे रही है। आपको याद होगा पिछले 2-3 साल में सरकार की तरफ से बार-बार एजुकेशन लोन बढ़ाने के लिए बैंकों से कहा गया, और केवल विदेश में शिक्षा के लिए नहीं, देश में भी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए लोग एजुकेशन लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी अनसिक्योर्ड लोन का एक हिस्सा है जहां से चुनौती बनती दिखाई दे रही है। और अगर आप पूरे पोर्टफोलियो में देखें तो हालांकि एजुकेशन लोन का हिस्सा भी छोटा है, लेकिन बैंकों के पास जो रोजगार का परिदृश्य है उस परिदृश्य में इस तरीके के लोन की रिकवरी करने में बैंकों को आने वाले समय में मुश्किल होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोन्स आईटी या जो फास्ट मूविंग जॉब एरियाज हैं उनके में पढ़ाई के लिए दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर अब नौकरियाँ नहीं आ रही हैं। इधर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने सभी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए एडवाइजरी बोर्ड की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए इन सभी विभागों में भ्रष्टाचार के मामले की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले को जांच एजेंसी के सामने भेजने से पहले बोर्ड के पास भेजा जाएगा। सर, आरबीआई पहले से मौजूद है, अब इस तरह का ये बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये मामला थोड़ा दिलचस्प है और इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बैंकों में वित्तीय संस्थाओं में, इंश्योरेंस कंपनियों में जो फ्रॉड होता है उसकी जांच पड़ताल के मामले में एक नया मोड़ आया है। 3 करोड़ रुपए से ऊपर के जो फ्रॉड हैं आमतौर पर उन्हें जांच के लिए, पड़ताल के लिए लाया जाता है। अब सीवीसी से कहा गया है कि वो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा और उस एडवाइजरी बोर्ड की के पास ये मामले जाने के बाद इसमें सीबीआई और ईडी या बाकी एजेंसियों को जांच के लिए लाया जाएगा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन इस बात का विरोध करता रहा है कि किसी भी बैंक अधिकारी के ऊपर क्रेडिट मंजूरी के मामले में जो उसने फैसला लिया उसको लेकर उस पर सीबीआई की जांच और इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर बैंकिंग प्रबंधन और सरकार के बीच काफ़ी असहमतियां रही हैं। जैसे जैसे बैंकों में फ्रॉड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैंकिंग अधिकारियों पर जांच के शिकंजे भी कसते जा रहे हैं। बैंकिंग उद्योग का मानना है कि उनके फैसले बिजनेस डिसीजन थे, अगर कोई क्रेडिट डूब गया या कर्ज डूब गया तो इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जानी चाहिए। पर इसमें एक मामला फ्रॉड का भी है, बैंकिंग फ्रॉड को लेकर भी है। चूंकि सरकार बैंकों की मालिक है, सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को यह कहा गया है कि वो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा। पहले फ्रॉड के मामले उसको रिपोर्ट किए जाएंगे, फिर वो तय करेगा कि ये फ्रॉड का मामला है, इसको किसी जांच एजेंसी से जांच में दिया जाए या इसे बैंकों को अपने लेवल पर जांच करना चाहिए। इससे उसके बाद ही स्पष्ट होगा। जी, इधर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर सहमति बन गई है। सोमवार को दोनों पक्ष व्यापार समझौते की समीक्षा पर राजी हो गए हैं। समीक्षा को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत लंबे समय से इस समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि आसियान के साथ भारत का व्यापार समझौता बेहद गलत ढंग से तैयार हुआ है। सर, लेकिन बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो वक्त मांगा गया कुछ ज़्यादा नहीं, 2025 तक की समीक्षा होगी। सरकार इस व्यापार समझौते में दोनों तरफ से हित शामिल हैं। हालांकि भारत के उद्योगों की तरफ से सरकार का रुख इस मामले में काफ़ी आक्रामक था कि भारत का ये सबसे पुराना समझौता और इससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, जबकि भारतीय बाजार में इम्पोर्ट हुआ है, लेकिन इम्पोर्ट बढ़ा है। लेकिन बातचीत की मेज पर पहुँचने के बाद इस तरीके का संकेत मिला है कि सरकार धीमे धीमे इस वार्ता को आगे बढ़ाना चाहती ताकि तात्कालिक तौर पर निर्यात और आयात पर तुरंत असर ना पड़े और इसे धीमे धीमे नेगोशिएशंस किए जाएं। और आमतौर पर व्यापार वार्ताओं के नेगोशिएशंस लंबे चलते हैं, इसलिए 2025 तक अलग अलग शेड्यूल में इस पर चर्चा होगी। जो तय हुआ है इंडोनेशिया की बैठक में, उसमें यह है कि एक वार्ताओं का शेड्यूल बनाया जाएगा, अलग अलग उत्पाद लिए जाएंगे और समीक्षा करके उसे 2025 में फाइनल किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सालाना दी जाने वाली 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 रुपये किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। सर, इसे खाली चुनावी चश्मे से देखना चाहिए या और भी कुछ कारण आप देख रहे हैं? कारण इसमें है, महत्वपूर्ण है। और अगर आप मनी9 की वेबसाइट पर नियमित विजिट करते हैं तो आपको पता होगा, इस खबर को हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी। 2 से 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है, जो 6,000 रुपये के आसपास ऐसा है, जिसे 2 से 3,000 रुपये बढ़ाया जा सकता है। 20 से 30,000 करोड़ रुपये का एडिशनल बजट इसमें डाला जा सकता है। सरकार 2 वजहों से इसमें बढ़ोतरी करी। एक तो चुनावी तौर पर चुनाव के करीब आते आते सरकार को किसी बड़ी घोषणा की जरूरत है जो ग्रामीण इलाकों के वोटरों को प्रभावित कर
सके। पर इसके पीछे कुछ व्यवहारिक तर्क भी हैं। व्यवहारिक तर्क ये हैं क्योंकि भारत में निर्यात रुकने के बाद किसानों की आय में कमी आई है, माना जा रहा है। गेहूं का निर्यात भी बंद हुआ और चावल का निर्यात भी बंद हुआ। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में मानसून का खराब असर है। बहुत जगह खड़ी फसलें खराब हुई हैं, बहुत जगह पानी नहीं बरसा है, बहुत सारी जगह तो सूखा है। इस साल खरीफ की फसल से वैसी पैदावार, वैसी इनकम की उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, पिछले 1-1.5 साल के दौरान रूरल डिस्ट्रेस में कोई बड़ी कमी नहीं आई है। ग्रामीण इलाकों में वेजेस या मजदूरी की दरें नहीं बढ़ी हैं। मनरेगा के लिए जॉब की मांग बराबर ऊंची बनी हुई है। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार को प्रत्यक्ष रूप से किसानों को दी जाने वाली सहायता और बढ़ाना चाहिए, और यही वो एक स्कीम है जिस स्कीम से सीधे सरकार किसानों के हाथ में थोड़े पैसे पहुंचा सकती है। इसलिए प्रस्ताव चर्चा में है। अभी कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की संभावना है कि चुनाव के करीब आते आते इसकी घोषणा हो जाएगी। चलिए, तो ये एक अच्छी खबर किसानों के लिए कि हो सकता है चुनाव से पहले किसानों की जो न्यूनतम राशि जो मिल रही है उसमें बढ़ोतरी 2 से 3 हज़ार रुपये हो जाएगी। इस बीच आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की तरफ से शुरू की गई उड़ान योजना पर कैग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना का आकलन करने का फैसला लिया है। उड़ान पर कैग ने अपनी रिपोर्ट में कई तरह की आपत्तियां जताई थीं और कहा था कि उसके तहत जितने एयरपोर्ट्स को शुरू किया जाना था उनमें से आधे भी एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाए। कैग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत उड़ान कंपनियों को आर्थिक सहायता तो उपलब्ध कराई, लेकिन ऑडिट नहीं किया। अब सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस उड़ान स्कीम में कैग की तरफ से क्या क्या बड़ी खामियां पाई गई और इतनी एम्बिशियस स्कीम जो है वो फ्लॉप क्यों हो गई? सरकार उड़ान स्कीम को लेकर हैरान है और हैरानी की वजह बनती है। हम अगर आप मनी सेंट्रल को रेगुलर देख रहे हैं तो उड़ान स्कीम पर जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। वो एपिसोड मनी सेंट्रल की टाइमलाइन पर है, उसका लिंक भी हम नीचे शेयर कर देंगे। इसमें विस्तार से बताया था। पर सीएजी की रिपोर्ट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें निकली जिस वजह से सरकार को हैरानी हुई, और इस रिपोर्ट के बाद सरकार को पता चला कि इस स्कीम में हो क्या रहा है। 46 से 50% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई जो इस स्कीम के तहत एलोकेट की गई थी, वो चली ही नहीं। हवाई अड्डे शुरू नहीं हो सके। 260 फ्लाइट्स और रूट्स को ओपन किया गया था जिनमें कंपनियां गई ही नहीं। कई सारी कंपनियों ने तो सेवाएं नहीं शुरू की। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह रही कि कंपनियों को जो सब्सिडी का भुगतान किया गया वो भी बगैर किसी जांच पड़ताल के किया गया। कंपनियों ने अपनी तरफ से जो डेटा दे दिया सरकार को उसके आधार पर उनको सब्सिडी का भुगतान किया गया। इसके लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया था जिस फंड के तहत एयरलाइंसेस को एक राशि कलेक्ट करनी थी। सामान्य रूट्स पर चलने वाले लोगों से उसको एक आरसीएस फंड में डाला जाना था। उस फंड में भी वो पैसा कंपनियों ने नहीं दिया, यानी कलेक्ट कर लिया। यानी पूरी की पूरी स्कीम सरकार की नाक के नीचे गहरी अनियमितताओं से भरी हुई थी। और इस स्कीम को सरकार की तरफ से देश की सबसे इनोवेटिव स्कीम कहा गया था। दावा यह किया गया था कि भारत की सबसे इनोवेटिव स्कीम है, और इसलिए सरकार की हैरानी की वजह दिखती है। वजह यह कि सब्सिडी देने के बाद भी ना तो उड़ानें शुरू हुई, ना कंपनियों ने उड़ानें चलाई, और ना यात्री मिले जो इन रूट्स पर ट्रैवल करने वाले थे। वजह विपुल 2 हो सकती हैं। एक तो ये कि सरकार ने बाजार का सही असेसमेंट नहीं किया कि एविएशन का बाजार क्या इतना बड़ा है जिसके लिए आप इतने छोटे छोटे एयरपोर्ट खोल रहे हैं, इतने ट्रैवलर्स वहाँ मौजूद हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये एविएशन का बाजार अभी गिने चुने भारत के 20-25 शहरों के बीच में ही सीमित है और वहीं उड़ानें बढ़ाई जाएँ। पहली चीज़ ये असेसमेंट मार्केट का नहीं था, ऐसा दिखाई देता है। सीएजी की रिपोर्ट में भी ये बात मानी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो इस बीच में कोविड आ गया, किराए बढ़े, आवाजाही रुकी, इसका असर भी कंपनियों के कामकाज की योजनाओं पर पड़ा। और तीसरी चीज़ है कि कंपनियों ने इन घाटे वाले रूट्स में ज़्यादा लंबे समय तक निवेश करने में इच्छा नहीं दिखाई। तो तीनों ही परिस्थितियों में उड़ान जो है उसकी उड़ान नहीं हो पाई, और अब इसे वापस सरकार इस पर इसकी समीक्षा कर रही है। चलिए, अब समीक्षा कर रही है सरकार, लेकिन कहा तो ये गया था कि हवाई चप्पल पहन के लोग जो है वो पहुँचेंगे वहाँ पर, लेकिन किराए भी कम नहीं होते हुए दिखाई दिए। एक तरीके से मोनोपोली जो है अब होती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे सेक्टर के अंदर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। देश में रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बनी हाउसिंग मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू करना हो तो इसके लिए डेवलपर्स, बैंक तथा अथॉरिटी को बड़ा हेयर कट लेना होगा। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं उनमें 44% अकेले दिल्ली एनसीआर में हैं। कमेटी की सिफारिशों पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इससे रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कराने में मदद मिलेगी, जो घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत होगी। सर, सवाल अब यही है कि अमिताभ कांत जी का जो पैनल है, उनका जो सुझाव है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा,
क्योंकि इसको लेकर के आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा इकोनॉमिकम में आपने की थी, तो अब वही स्थितियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर दर्शकों को याद होगा उस इकोनॉमिकम को, उसका भी लिंक हम इस पे टाइमलाइन पे दे देंगे। जो हमने बताया उसमें हमने विस्तार से बताया था कि भारत के हाउसिंग सेक्टर में ये जो फंसे हुए 4 लाख से करीब 4-4.5 लाख मकान हैं जो 2011-12 से फंसे हुए अध बने अनबिके मकान हैं, जो आपको दिल्ली और प्रमुख शहरों के आसपास उसकी सीमा पर खड़े दिखाई दे जाते हैं। यही भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की या इकोनॉमी की रिवाइवल की कृपा अटकी हुई है, और इसे उबारने की कोशिश में सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस इकोनॉमिकम में विपुल हमने कहा था कि यहाँ डूब कर उभरने की ही संभावना है। यहाँ जब तक कोई ना कोई डूबेगा नहीं तब तक इनको उभरने की उम्मीद नहीं दिखाई देगी। और देखिए, अमिताभ कांत पैनल की रिपोर्ट में वही निकल कर आया सामने। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स को, बैंकर्स को, बिल्डर्स को और अथॉरिटी को, अथॉरिटी मतलब जिसने ज़मीन दी, जिसके इलाके में वो बन रहा है, बैंकर्स मतलब जिन्होंने इन परियोजनाओं को पैसा दिया, और बिल्डर जिन्होंने इन्हें बनाया है, इन तीनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तीनों को हेयर कट लेना पड़ेगा। हेयर कट का मतलब है कि तीनों को नुकसान उठाना पड़ेगा, तब ये परियोजनाएं रिवाइव हो पाएंगी। अमिताभ कांत पैनल ने यह भी कहा है कि इसे आईबीसी में ले जाना आखिरी चरण हो सकता है, आखिरी विकल्प होना चाहिए आईबीसी में ले जाने पर। हालांकि बीच में सरकार ने आईबीसी में इन फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को ले जाने की कोशिश की थी, पर उससे भी कोई बड़ा समाधान नहीं निकला। अब चुनौती यहाँ यह है, इन परियोजनाओं की प्रकृति समझना जरूरी है। क्यों ये फैसला लागू होने में मुश्किल आएगी? पहली चीज तो ये कि पुराने मकान हैं, लंबे समय से अध बने और अनबिके मकान हैं, इनको खरीदने वाले लोग भी फंस चुके हैं इनमें पैसा देकर, तो इन्हें लोग लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी जिनमें बिल्डर डिफॉल्ट हो चुके हैं परियोजनाओं से इसीलिए वो आईबीसी में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बिल्डरों का डिफॉल्ट होने के कारण वो और क्या हेयर कट लेने को तैयार होंगे। अथॉरिटीज कितना पैसा छोड़ेंगी, राज्य सरकारें अपना कितना पैसा छोड़ेंगी इन फंसे हुए मकानों के ऊपर, और जो लिटिगेशन में है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ये रिपोर्ट तो बनी, इसकी सलाह तो आई, ये भी हुआ, लेकिन समाधान जैसा उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं था। इसमें जब तक कोई एक बड़ा नुकसान या एक बड़ा फंड सिंक नहीं हो जाएगा इस पूरे उसमें, तब तक शायद ये मकान वापस बिकने की स्थिति में या लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पूरी चर्चा बहुत डिटेल में इकोनॉमिकम में सर ने आज से 2-3 हफ्ते पहले ही कर ली थी, और आप अब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ यहीं अटकी है कृपा, ये इस थंबनेल के साथ आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस साल जुलाई से पहले देश से एलआरएस के तहत देश से बाहर जाने वाले रेमिटेंस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मई के मुकाबले जून के दौरान रेमिटेंस करीब 35% बढ़कर 3.89 अरब डॉलर रहा। जुलाई से सरकार टीसीएस को लेकर नए नियम लागू करने जा रही थी, जिनके तहत विदेशों में खर्च पर टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में इस नियम को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। सर, सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए एलआरएस होता क्या है। ये आज की सबसे बड़ी खबर और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके सारे आयाम हमें समझना ज़रूरी, क्योंकि अभी विपुल जी आपको बता चुके हैं सरकार ने कई सारे फैसले करती, जिन फैसलों में बात में परिवर्तन होता। देखिए इस फैसले का नतीजा क्या हुआ। बजट के दौरान हमने ये सुना था कि सरकार ने एलआरएस स्कीम के तहत जो पैसा बाहर ले जाया जाता था उस पर एक टीसीएस, एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाने की घोषणा की थी। पहले उस फैसले का ध्यान दीजिए। फैसला आया, फिर उसका विरोध हुआ, उस पर तमाम तरीके के सवाल उठे, आपको याद होगा ट्वीट्स किए गए, कुछ मंत्रियों ने भी सवाल उठाए। सरकार ने उसका क्रियान्वयन अक्टूबर तक टाल दिया। एलआरएस स्कीम वो स्कीम है जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक, रेजिडेंट इंडियन, बच्चे समेत, माइनर समेत विदेश में करीब 2,50,000 डॉलर तक, साल में 2.5 लाख डॉलर तक, जो करीब 2 करोड़ के आसपास की, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि बनती है, वो ले जा सकता है और निवेश कर सकता है, खर्च कर सकता है। इसको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। यह पैसा देश से बाहर ले जाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत जो पैसा बाहर ले जाया जा रहा था उसमें कई सारे विकल्पों पर सरकार ने टैक्स लगाने की घोषणा की थी। टैक्स पर गफलत हुई, फिर उसके बाद सरकार ने उसका क्रियान्वयन टाल दिया। लेकिन इस बीच जून के महीने में इसी स्कीम की खिड़की से 3.89 बिलियन डॉलर्स, लगभग 32,000 करोड़ रुपए बाहर निकल गए। जब तक कि सरकार तय करती कि इसे लागू किया जाना, नहीं लागू किया जाना है, ये पैसे बाहर निकल गए। अब सवाल ये है सर कि सरकार ने आखिर में जो टीसीएस वाला जो फैसला था वापस लेने की नौबत क्यों पड़ी? क्या आपको विरोध की वजह से या कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी? वापस क्यों? टीसीएस के नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, बैंकों का कहना था कि हम इसे लगाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सरकार इसके नियम स्पष्ट नहीं कर पाई। फिर वही बात जैसा हमने आपको बताया कि जो प्याज के मामले में या जेनेरिक दवाओं के मामले में या उड़ान के मामले में हुआ कि प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी। बैंकों का कहना था ये वहाँ कैसे लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकार के भीतर सरकार की अपनी
कानूनी तैयारियां बेहतर नहीं थी और इस वजह से इसे विरोध के कारण रोक दिया गया। पर रोकने के बीच घोषणा करते ही बाजार को, निवेश करने वालों को तो ये पता चल गया कि देर सवेर सरकार इसे लागू करेगी, क्योंकि ये मतलब कैट इज आउट ऑफ द बैग, जो बिल्ली थी वो तो बाहर दिखने ही लगी आपको। तो जैसे ही लोगों को लगा कि ये हुआ, वैसे ही उन्होंने भारत से बाहर पूंजी निकाल पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसलिए अगर आप आंकड़े को देखें तो जो एलआरएस में जून के में पैसा गया है, अगर हम पिछला आंकड़ा देख रहे थे, पिछले 5 साल में एलआरएस से करीब 91.98 बिलियन $98 बिलियन गए थे। जो एवरेज आउटफ्लो एलआरएस का 22-23 के दौरान था वो 2.26 बिलियन था हर महीने का। यहाँ एक महीने में 3.89 बिलियन डॉलर के आसपास पैसे बाहर चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत एक चीज और इसमें जोड़ना जरूरी है, ये भी पता चले कि पैसा गया कहाँ था, क्योंकि जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा हमें बताता है कि इसमें अधिकांश पैसा एलआरएस स्कीम्स में जो पैसा भारत से बाहर ले जाया गया, उसमें जो जिन कैटेगरीज में पैसा गया, कहाँ लोगों ने, भारत के लोगों ने इस स्कीम में इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले वो पैसा कहाँ लगाया, ये भी जानना जरूरी है। ये पैसा गया इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में, शेयर खरीदे गए या बॉन्ड्स में निवेश किया गया, प्रॉपर्टी बहुत खरीदी गई पूरी। मतलब ये पैसा था भारत के पास, देश में लोगों का, जिन्होंने विदेश में जाकर प्रॉपर्टी खरीदी। ओवरसीज डिपॉजिट्स में पैसा रखा गया। सबसे ज़्यादा बड़ा जो एलआरएस का नंबर दिखाई देता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये विंडो बंद होती उससे पहले लोगों ने ये पूंजी देश से बाहर पहुंचा दी। तो कहाँ तो कोशिश हो रही थी कुछ पैसे और आएंगे, और यहाँ पता लगा कि थोड़ी सी प्रक्रियाओं की जो है जानकारी ना होने की वजह से या फैसले मजबूती के साथ सोच समझ के ना करने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी रकम देश से बाहर चली गई। आगे बढ़ते हैं। भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत ने अपना रुख कुछ नरम किया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि संगठन के विस्तार को लेकर वो खुले मन से बात करेगा। आज से दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक में प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। इस बीच ब्रिक्स के बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वो अक्टूबर तक रुपए में बॉन्ड जारी करेगा। सर, ब्रिक्स को लेकर के जो सख्ती थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही भारत की, रुख नरम क्यों हुआ ये? भारत ब्रिक्स को लेकर, ब्रिक्स में सहमति बनाने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो आज हम प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले जो बयान आया सरकार की तरफ से ब्रिक्स की बैठक को लेकर, जो भारत के विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, उनका जो बयान आया, उसमें अगर आप पंक्तियों के मध्य पढ़ें तो ये दिखाई देगा कि भारत भी ब्रिक्स के एक्सपेंशन के पक्ष में है। सैद्धांतिक रूप से भारत ब्रिक्स का आकार बढ़ाने के विरोध में नहीं है। और मंच पर कुछ गिव एंड टेक होगा। यदि चाइना की तरफ से कुछ सदस्यों को लाने की कोशिश की जाएगी तो शायद भारत की तरफ से भी कुछ सदस्यों को शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया, पर सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर, इसमें नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर भारत खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सहमति कुछ नए सदस्यों को शामिल करने पर बनेगी। और इस दृष्टि से जोहान्सबर्ग की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। देखना होगा कि कौन से नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी सर। इसमें कॉमन करेंसी को लेकर के भारत का स्टैंड क्या रह सकता है? एक मुद्दा और भी है जो ब्रिक्स के एजेंडे पर है और जिसमें पूरे ब्रिक्स के देशों के बीच एक कॉमन करेंसी की बात है। बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है अभी ये चर्चा के लिए। मेरी उत्सुकता इस बात में रहेगी कि इसका क्या फ्रेमवर्क डिस्कस होकर आता है, क्योंकि ब्रिक्स में एक बड़ी करेंसी है युआन, और चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स देशों के ऊपर। इवन रूस के ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जो इसका सदस्य है। और अभी फिलहाल तो रूस के राष्ट्रपति इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन रूस में भी एक तरीके से डिफ़ॉल्ट करेंसी के तौर पर युआन स्थापित हो गई है। तो जो कॉमन करेंसी की बात है, उसमें कॉमन करेंसी कौन सी लाई जाएगी, या जो इंटर करेंसी ट्रांजेक्शन्स होंगे, इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन्स होंगे करेंसी में, वो देखना क्या होगा। फ्रेमवर्क कैसे आएगा ये देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ब्रिक्स की बैठक में एक रीजनल करेंसी की सहमति बनाने पर बातचीत शुरू होगी, इस बात की संभावना है। ठीक। इधर अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से विदेशी बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सोमवार को कॉमेक्स पर सोने की कीमतों ने $1895 प्रति औंस का निचला स्तर छुआ, जो करीब 5 महीने में सबसे कम भाव है। घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में नरमी है। हालांकि रुपए की गिरावट की वजह से भाव उतना नहीं टूटा जितनी की गिरावट विदेशी बाजारों में देखने को मिली है। खबरें और भी हैं, समय थोड़ा कम रहता है, तो अब जरा कुछ खबरों पे नजर डाल लेते हैं फटाफट झटपट में। रेटिंग एजेंसी S&P ने अमेरिका के कई बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है। बैंकों में फंडिंग के रिस्क और घटते मुनाफे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि रेटिंग एजेंसियां अमेरिकी बैंकों की रेटिंग को
घटा सकती हैं और इसकी वजह से ये फैसला लिया गया। इधर अदानी एंटरप्राइजेज में प्रमोटर ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 67.65% हुआ करती थी और अब हिस्सेदारी बढ़कर के 69.87% हो गई है। कंपनी ने प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ने की जानकारी शेयर बाजार को दी। प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद शेयर बाजार में आज अदानी समूह के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने कंपनियों के लिए कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले से एप्पल, डेल और एचपी समेत करीब 16 वैश्विक कंपनियां प्रभावित होंगी। इन कंपनियों का कारोबार 4 देश में होता है। आपको बता दें, इंपोर्ट को लेकर नए नियम 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं। अमेरिका और जापान समेत 4 देशों की 6 कंपनियां नए नियमों से प्रभावित होंगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, वहीं जापान भारत के साथ मुक्त व्यापार संगठन का सहयोगी है। तो सर, ये कुछ खबरें थी, किसी पर टिप्पणी आप? अमेरिका से 2 खबरें महत्वपूर्ण हैं जिन पर निगाह रखना जरूरी है भविष्य के लिहाज से। एक तो अमेरिका में बैंकों के डाउनग्रेड तेजी से बढ़ना शुरू हुए हैं। हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे अलग अलग कार्यक्रमों में कि अमेरिका में बैंकिंग संकट एक बार शुरू होता है तो वो लंबे समय तक चलता है और धीमे धीमे वो चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं। की कॉर्प, कॉमर्शिया, वैली नेशनल बैंक कॉर्प, यूएमबी और एसोसिएट बैंक कॉर्प्स, ये बैंक है जिनकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई। ये भी मझोले आकार के बैंक हैं, उसी परिवार के, उसी श्रृंखला के बैंक हैं जो हमने जिस तरीके के बैंक हमने सिलिकॉन वैली में जैसे बैंक देखे थे। इसके बाद अमेरिका के बैंकिंग उद्योग को लेकर दुनिया में चर्चा भी है और चिंता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका की आईटी कंपनियों ने भारत के प्रस्तावित लैपटॉप बैन को लेकर, यह भी एक ऐसा फैसला था जो किया गया फिर वापस ले लिया गया और उसे टाल दिया गया। आज हमने कई ऐसे फैसलों की चर्चा की। उसको लेकर अमेरिका की कंपनियों ने एक किस्म से मोर्चा खोल दिया है। एप्पल, डेल, एचपी, इन्होंने पहले यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, यानी वहाँ के जो व्यापार मंत्री हैं, विदेश व्यापार मंत्री या वाणिज्य मंत्री, उनको चिट्ठी लिखी थी और अब उन्होंने राष्ट्रपति से सीधे इस बात की गुहार की है कि भारत को इस तरीके की लाइसेंस लगाने से रोका जाए। हमने कल आपको बताया था कि यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच हाल में ही सुधरे व्यापारिक संबंधों के बीच में फिर फांस के तौर पर बन सकता है और फिर भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक तनाव की संभावना बनती यहाँ से दिखाई दे रही। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो भी नया घटनाक्रम होगा हम आपके पास लेकर आएंगे। चलिए, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जो भी घटनाक्रम होगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। अंशुमान सर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े आप और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो चुका है, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए और अगर आपने अभी तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो विशेष कार्यक्रम हैं वो सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मनी 9। फिलहाल के लिए नमस्कार।